आज हम लोग भूगोल विषय 12वीं कक्षा के सेकंड बुक का 5वां चैप्टर टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो क्वेश्चन शुरू करें हम लोग। प्रश्न है, भूमि उपयोग प्रारूप क्या है, इसका वर्गीकरण करें। इसका उत्तर होगा, किसी क्षेत्र के भूमि जिस किसी कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे भूमि उपयोग प्रारूप कहा जाता है। जैसे वन, कृषि, चारागाह इत्यादि के रूप में भूमि का उपयोग। अगर भूमि प्रारूप का वर्गीकरण का बात करें तो भारत सरकार के भू राजस्व एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा भूमि उपयोग प्रारूप को निम्न रूपों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, ये कौन कौन से हैं? वन, गैर कृषि कार्य से प्रयुक्त भूमि, बंजर और व्यर्थ भूमि, अस्थायी चारागाह, विभिन्न फसलों एवं उपवन क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। यानी कुल 9 प्रकार के भूमि को बांटा गया है। हम आसपास जितने भी स्थल देखते हैं वह इन्हीं 9 में से कोई एक प्रकार का है। वन का मतलब हो गया जहाँ जंगल लगे हुए हैं, वो वन हो गया, जिसको जंगल बोलते हैं हम लोग। गैर कृषि कार्य से प्रयुक्त भूमि यानी कि वैसा भूमि जिसका उपयोग हम कृषि कार्य में नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? बिल्डिंग बना दिए हैं, घर बना दिए हैं, उद्योग बना दिए हैं, सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है। यानी कि भूमि का कृषि के अलावा किसी भी चीज़ में जो उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। बंजर और व्यर्थ भूमि यानी वैसी भूमि जो कि बंजर है, जिसको कि हम लोग कृषि कार्य में किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अस्थायी चारागाह यानी कि वैसा भूमि जिसको जानवरों के लिए चारागाह के रूप में छोड़ा गया है। विभिन्न फसलों उपवन के क्षेत्र, इसमें कोई भी उद्यान, पार्क वगैरह आता है, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ से 6 नंबर से जो है वो 6 से 9 ये सब कृषि कार्य के लिए भूमि है। कृषि को व्यर्थ भूमि यानी वैसा भूमि जिसको 5 वर्ष या उससे अधिक समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो आता है कृषि योग व्यर्थ भूमि में। पुरातन प्रतिभूमि यानी कि 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम किसी भूमि पर जब कृषि कार्य नहीं हो रहा है उसको पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं, लेकिन वो कृषि भूमि है। वर्तमान प्रतिभूमि यानी वैसी कृषि भूमि जिसको 1 वर्ष से कम समय में हम लोग प्रति छोड़े हुए हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाता है। और निवल बोया गया क्षेत्र जिसको कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं, जिसको कि वर्तमान समय में हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं ये बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसी पर हम लोग अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न है, तो बंजर भूमि वैसी भूमि जिस पर कभी भी कृषि कार्य नहीं हो सकता है उसे बंजर भूमि कहते हैं। कृषि व्यर्थ भूमि यानी वैसी भूमि जिस पर 5 वर्ष या अधिक समय से कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। दूसरा अंतर देखें हम लोग, इस भूमि को वर्तमान तकनीक की सहायता से कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस भूमि को वर्तमान तकनीक की सहायता से कृषि भूमि परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें उदाहरण देख लें कि इसके अंदर जैसे बंजर पहाड़ जो भूमि होते हैं या मरुस्थल भूमि, वो सब इसके अंदर आते हैं। इसमें टाण भूमि या उच्च भूमि ये सब आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है। तो निवल बोया गया क्षेत्र क्या है? वैसे भूमि जिस पर वर्तमान समय में कृषि कार्य किया जा रहा है उसको निवल कहते हैं। और सकल, तो सकल में क्या था, ये जो 4 बताए थे कि निवल बोया गया क्षेत्र के साथ साथ वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी चारों जब सम्मिलित कर देंगे तो उसको कहते हैं हम लोग सकल बोया गया क्षेत्र। अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो 14-15 के आंकड़ों में जो है 45.5% जो था वो क्षेत्र निवल बोया गया क्षेत्र था, जबकि 58.5% क्षेत्र जो था वो सकल बोया गया क्षेत्र था। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर क्या है? तो अंतर स्पष्ट करना है। तो शुष्क कृषि का मतलब हो गया वैसा भूमि जहाँ 75% से कम वर्षा होती है
उसको शुष्क कृषि भूमि कहते हैं। आर्द्र कृषि भूमि यानी वैसा भूमि जहाँ 75% अधिक वर्षा होगी तो आर्द्र कृषि भूमि हो गया। शुष्क भूमि में क्या है कि यह भूमि सूखा से प्रभावित रहता है, जबकि यह भूमि जो है बाढ़ या मृदा अपरदन से प्रभावित रहता है। जब अधिक बारिश होगी तो स्वाभाविक है मृदा अपरदन होगा। नेक्स्ट है, इस भूमि में वर्षा जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं, क्योंकि बारिश कम होती है तो वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। और इस भूमि में क्या किया जाता है, तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों को उगाया जाता है, यानी कि वैसा पौधे जिसमें पानी ही पानी लगता है वो सब पौधे उगाया जाता है। नेक्स्ट है, इस भूमि पर मोटे अनाज का उत्पादन जैसे ज्वार, बाजरा, चना, रागी ये सब का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ क्या उत्पादन किया जाता है, गेहूँ, जूट, चावल, गन्ना ये सब का उत्पादन किया जाता है। इस भूमि का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश या अरावली के जो पूर्वी जो है पादी प्रदेश वहाँ पे होता है। और इस भूमि का विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में है। नेक्स्ट है, शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं, तो सकल बोए गए क्षेत्र और निवल जिसको कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र भी कहते हैं के अनुपात को शस्य गहनता कहते हैं। इसको कृषि गहनता के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो शस्य गहनता बराबर सकल बोए गए क्षेत्र जिसको कुल बोए गए क्षेत्र भी कहते हैं और निवल या शुद्ध बोए गए क्षेत्र गुना 100। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के फसल प्रारूप या शस्य प्रारूप या फसल ऋतु का वर्णन करें। एक ही चीज़ है, फसल प्रारूप बोले, शस्य प्रारूप बोले या फसल ऋतु बोले। तो भारत में 3 फसल ऋतु हैं, पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। तो एक एक करके हम देख ले चर्चा। तो खरीफ क्या है, खरीफ फसल की बुआई वर्षा ऋतु के समय किया जाता है, मतलब इसको जो है जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, जौ, कपास इत्यादि कृषि की जाती है। तो महीना याद रखना है और कौन कौन से फसल होते हैं ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रबी फसल यानी कि इसको शीत ऋतु बोया जाता है, कब, तो अक्टूबर नवंबर बोया जाएगा इसको और मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। इसमें गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि आते हैं। यानी चावल रखना है याद, चावल के साथ जो भी उत्पादन होता है वो खरीफ फसल और गेहूँ के साथ जिसका भी उत्पादन किया जाएगा वो रबी फसल होगा। जायद फसल ये रबी और खरीफ के मध्य में बोया जाता है, यानी कि इसका समय जो होता है वो अप्रैल और जून के महीने में होता है। इसमें मुख्य रूप से तरबूज, ककड़ी, खीरा इस सब का कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, आर्द्रता के आधार पर कृषि का वर्गीकरण करें। तो भूमि को उपजाऊ बनाकर फसल उत्पादन योग्य करके विभिन्न फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, कृषि। कृषि के प्रकार में अगर देखें तो कृषि को कई आधारों पर बांटा जाता है और आर्द्रता के आधार पर कृषि को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला सिंचित कृषि, दूसरा वर्षा पर निर्भर कृषि। सिंचित कृषि का मतलब क्या हुआ कि वैसे कृषि जिस पर कृषि कार्य जो है वर्षा जल के साथ साथ जो सफल बनाने के लिए सिंचाई का सहारा लिया जाता है, यानी कि इसमें वर्षा जल को होता ही होता है, साथ में सिंचाई का जब सहारा लेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग सिंचित कृषि। भारत में ऐसी कृषि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों में विशेष रूप से की जाती है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, चावल, सरसों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। वर्षा निर्भर कृषि यानी कि वैसे कृषि जिसमें जल की आपूर्ति जो है केवल वर्षा पर होता है, इसको वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं। इसको 2 वर्ग में बांटा गया, शुष्क और आर्द्र। इसका चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के फसलों के नाम तथा उनके उदाहरण दे कुछ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो समझ लें, खाद्यान्न फसलें जो खाने योग्य जो मूल भोजन के रूप में करते हैं जैसे चावल, गेहूँ या मक्का, तो ये खाद्यान्न फसल हो गए। दलहन जिसे हम लोग दाल के रूप में यूज करते हैं, चना, सबसे अधिक जो दलहन उत्पादन होता है वो चना का होता है। मूंग, मसूर, अरहर ये सब दलहन फसलें हो गए। तिलहन जिसे हम लोग तेल निकालते हैं जैसे मूंगफली, सूर्यमुखी, सरसों ये सब का। रेशेदार यानी कि जिसमें रेशा होता है जैसे कपास, जूट। पेय फसल यानी कि जिसको हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी। कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहा जाता है, इसको हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर टिप्पणी लिखना है। प्रमुख समस्या ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो भारत जो है उसमें कृषि जो है मुख्यतः क्या है, मानसून पर निर्भर है। यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या लगभग कितना 60% लोग जो है कृषि पर आश्रित है, जबकि स्वयं जो है कृषि क्या है वर्षा पर आश्रित है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो भारतीय कृषि प्रमुख समस्या को अगर देखें हम तो क्या है, मानसून पर निर्भरता।
यानी कि यहाँ कृषि मानसून पर निर्भर रहता है। निम्न उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है यहाँ पे कम होता है। पूंजी का अभाव यानी किसानों के पास पूंजी का अभाव है, कर्ज में डूब जाते हैं लोग, पैसा ही नहीं है। भूमि का असमान वितरण यानी कि भूमि का जो वितरण है वो सही नहीं है, किसी के पास बहुत अधिक भूमि है, किसी के पास बहुत कम भूमि है। व्यापारीकरण का अभाव यानी कि अभी कृषि में व्यापार नहीं घुस पाया है, किसान लोग जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करते हैं। किसानों पर कर्ज का बोझ, अभी हम लोग पूंजी के नहीं है तो कर्ज ही लेंगे वो, इसलिए कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। किसानों को उचित सम्मान नहीं, यानी किसानों को कहीं सम्मान भी उचित नहीं होता है। अगर लोग बोलते हैं कि मैं कृषक हूँ, किसान हूँ, तो ऐसा नहीं कि गर्व के बात समझा जाता है, तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको कि छुपी बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि उसमें 2 आदमी से काम हो सकता है लेकिन पूरा परिवार लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी यानी कि पार्टिकुलर किसी मौसम में जब वर्षा ऋतु आती है तो उसी समय लोगों को रोज़गार मिल पाता है, बाकी समय वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी हो गया। जोत का आकार छोटा होना यानी कि धीरे धीरे जैसे परिवार बढ़ते जा रहा है तो जोत का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, क्योंकि बंटवारा होना भारत में तो स्वाभाविक है। नेक्स्ट है सरकारी नीति का उचित क्रियान्वयन का अभाव, अभाव हो गया, अभाव कर लेना है। तो सरकार का जो नीति है उसको सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। ठीक है, तो गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसका उत्पादन शीत ऋतु में रबी फसल के रूप में किया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होता है, यानी कि गेहूं हड़प्पा सभ्यता में ही मिल जाता है कि वहाँ भी यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता था। तो गेहूं के अनुकूल दशाएं की बात करें हम, तो गेहूं की अच्छी फसल प्राप्ति के लिए निम्न दशाओं का होना अनिवार्य है। तो एक एक करके देखें, एग्जाम में सारा पॉइंट लिखना है। तापमान, तो गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो अनुकूल होता है। वर्षा की बात करें तो गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल है। भूमि, गेहूं के उत्पादन के लिए समतल भूमि होना चाहिए। मिट्टी, गेहूं के लिए हल्की दोमट मिट्टी एवं काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कृषि पद्धति, तो गेहूं के लिए आधुनिक कृषि पद्धति जैसे गहन कृषि, जैविक कृषि इत्यादि की जानी चाहिए। कुशल मजदूर, गेहूं के उत्पादन के लिए कृषि जानकारी से युक्त मजदूर होना चाहिए। नेक्स्ट है उर्वरक एवं उन्नत बीजों का प्रयोग, तो गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीक का प्रयोग, तो कृषि द्वारा प्राप्त फसल को विश्व स्तर लायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन इत्यादि का प्रयोग। तो ये बहुत नीचे के जो चीज़ें हैं ये कॉमन रहेंगे सभी में। मुख्य रूप से जो अंतर आता है वो तापमान, वर्षा और मिट्टी में अंतर आएगा, बाकी सारे कॉमन रहेंगे, कोई भी चीज़ में हमको यही सब लिख देना है। अब आते हैं हम लोग गेहूं के वितरण में। तो वर्तमान समय भारत जो है वो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है, यानी गेहूं का उत्पादन में सेकंड पोजीशन में हम लोग हैं। हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि हुई। भारत में गेहूं के उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में किया जाता है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। इंडिया का एक मैप बनाना है, इस मैप में ये जो डार्क पूरा है ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और जो लाइट है ये हमारा गौण उत्पादक क्षेत्र है। तो एक मैप भी बना देना है। इसके बाद गेहूं के उत्पादन के कुछ आंकड़े दे देना है, जैसे 2017 में ये उत्पादन के आंकड़े जो है मिलियन मेट्रिक टन में, मिलियन का मतलब 10⁻⁶, यानी जिसको हम लोग 10 लाख बोल सकते हैं। तो 10 लाख मेट्रिक टन में है ये। 17 में 98.5, 18 में 99.8, 19 में 103.6, 20 में 107.8 और 21 में 109.5 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन भारत ने किया है। नेक्स्ट आते हैं चावल। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। चावल भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत विश्व का 71.7% चावल का उत्पादन के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी गेहूं भी सेकंड थे, चावल में भी हम लोग सेकंड पोजीशन में है। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है जो खरीफ फसल के रूप में प्राप्त की जाती है। अब चावल के लिए अनुकूल दशाएं देखें तो बाकी सब कॉमन है, हम लोग सिर्फ तापमान देखें। चावल के लिए तापमान कितना चाहिए, तो बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा इसमें अधिक चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर। और मिट्टी जो होती है इसकी हल्की दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी होती है।
बाकी सभी चीज़ें जो हम लोग गेहूँ देखे थे सब वही पॉइंट है, सिर्फ चावल के गेहूँ की जगह चावल किया हुआ है। एक ही पॉइंट रखा गया है कि एग्जाम में लिखने में याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट है चावल का वितरण का बात करें तो भारत में जो है चावल के उत्पादन के दृष्टिकोण से जहाँ विश्व में दूसरा स्थान रखता है, वहीं उत्पादक क्षेत्र के दृष्टिकोण से पहला स्थान, यानी कि यहाँ चावल का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक है। भारत में चावल का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में किया जाता है क्योंकि मुख्य भोजन है यहाँ का। उत्तर भारत में चावल मुख्य भोजन के रूप में प्रचलित है। यहाँ चावल मुख्यतः भदोई, अघनी, अमन इत्यादि किस्मों को बोया जाता है। वर्तमान समय में चावल की कुछ उन्नत किस्म के नस्ल हैं जैसे रत्ना, कावेरी, कृष्णा, IR8, TN1, TN7 इत्यादि का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। भारत में चावल के उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, यहाँ तो चावल का 3 फसल प्राप्त कर लिया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में किया जाता है। इसके अलावा क्या है यहाँ किया जाता है, पढ़ लेना है। इसके अलावा चावल का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र जो है, हरियाणा, असम इत्यादि राज्यों में भी गौण रूप से किया जाता है। फिर इंडिया का मैप बनाना है। जो ज़्यादा डार्क है ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और जो लाइट है ये गौण उत्पादक क्षेत्र है। चावल के उत्पादन की बात करें, ये भी मिलियन मेट्रिक टन में है। 17 में 105.2, 18 में 112.7, 19 में 116.4, 20 में 118.8, 21 में 122.1 मिलियन मेट्रिक टन चावल का उत्पादन भारत ने किया है। कपास में आए, कपास का उत्पादन और वितरण का वर्णन करें तो कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है। यह एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में विशेष रूप से किया जाता है। भारत विश्व का 8.3% जो है कपास का उत्पादन करता है। यह चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के बाद चौथा स्थान रखता है, यानी पहला स्थान चीन, फिर अमेरिका, फिर पाकिस्तान, इसके बाद भारत। कपास के अनुकूल दशाएं देखें तो तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। मौसम, इसमें मौसम आ गया तो कपास की अच्छी फसल के लिए क्या है, पर्याप्त धूप चाहिए और 200 पाला रहित दिन, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए 200 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 200 पाला रहित दिन होना चाहिए। मिट्टी, काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कृषि पद्धति, कुशल मजदूर, ये सब वही पॉइंट है। नेक्स्ट है कपास की किस्में। तो कपास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लंबे रेशे वाले, मध्यम रेशे और छोटे रेशे के। लंबे रेशे यानी जिसमें रेशे की लंबाई 4 से 6.3 सेंटीमीटर होता है, उसको लंबे रेशे कहते हैं। इसका उत्पादन विशेष रूप से अमेरिका और मिस्र में किया जाता है। भारत के जो है उत्तर पश्चिम भाग में किया जाता है, जहाँ इसको क्या कहते हैं वो नरमा, याद रखना है, नरमा कहा जाता है लंबे रेशे वाले को, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में होता है। मध्यम रेशे जिसमें रेशे की लंबाई 2.4 से 4 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से मैक्सिको, पेरू इत्यादि देशों में होता है। छोटे रेशे की बात करें तो छोटे रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होता है। भारत में मुख्य रूप से इसी का उत्पादन किया जाता है, इस कारण इसको भारतीय कपास के नाम से भी जाना जाता है। कपास का वितरण की बात करें तो कपास का उत्पादन 3 क्षेत्रों में किया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। पहले पश्चिमी क्षेत्र का बात करें तो ये जो क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र में आता है। नीचे जो है तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र, ये हमारा दक्षिणी क्षेत्र में आता है। और राजस्थान, थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा, ये सब क्षेत्र जो है ये हमारा जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अंतर्गत आता है। पश्चिमी क्षेत्र अगर वर्णन करना चाहें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य आते हैं। यहाँ काली मिट्टी के क्षेत्र है जिस कारण कि यहाँ कपास का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में कपास का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन कर देखें तो कपास का उत्पादन जो है ये लाख गांठ में है, ठीक है। कपास जो है एक गांठ में 170 kg होता है, वही जूट का जो एक गांठ होता है वो 180 kg का होता है। तो कपास को गांठ में मापा जाता है। 217 में देखें तो 370, 18 में 333, 19 में 365, 20 में 352, 21 में 340। थोड़ा सा इसका आंकड़ा देख रहे हैं हम लोग, कपास का उत्पादन थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि अब लोग कृत्रिम रेशे का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं, तो कपास जो है कॉटन थोड़ा सा उत्पादन आजकल कम हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट है चाय। चाय एक प्रमुख पेय फसल है जो रोपण कृषि के अंतर्गत नगदी फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। भारत में चाय जो है अंग्रेजों द्वारा सन 1834 ईस्वी में प्रशिक्षण के रूप में शुरू किया गया था, जो धीरे धीरे बढ़कर वर्तमान समय में क्या है कि भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देश बन गया है। चाय के अनुकूल दशाएं हम लोग देखें तो तापमान चाय के लिए चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर यानी कि वर्षा अधिक चाहिए। भूमि तो चावल के लिए ढालयुक्त भूमि होना चाहिए, भूमि में ढाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय के जो जड़ें होती है वहाँ पर जल का जमाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको ढालयुक्त भूमि होना चाहिए। श्रमिक भी सस्ते मिलना चाहिए, क्योंकि चाय के जो पत्तियाँ होती हैं उसको चुनना पड़ता है, इसके लिए उसको सस्ते श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है। अत्यधिक पूंजी यानी कि चाय के बागान बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, तो उसको लगाने के लिए, खरीदने के लिए बहुत अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। और चाय के बागान के पास ही पैकिंग की सुविधा, यानी कि चाय को जो है कच्चा फसल है, इसको अगर दूर ले जाएंगे तो होता है इसके स्वाद में अंतर आ जाता है, इसीलिए इसको चाय के बागान के पास ही पैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चाय का वितरण देखें तो चाय भारत में 3 क्षेत्रों में पाया जाता है: असम मेघालय क्षेत्र, दक्षिण भारत क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। ये लोकेशन देख लें हम लोग, ये पहला लोकेशन हो गया, दूसरा लोकेशन दक्षिण भारत का ये हो गया, और तीसरा लोकेशन पश्चिम हिमालय क्षेत्र का ये हो गया। इसका वर्णन करें, मैप बढ़िया से बना लेंगे एग्जाम में। इसका वर्णन करें तो असम मेघालय क्षेत्र, इस क्षेत्र से भारत का लगभग 75% चाय की प्राप्ति होती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल इत्यादि में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है वहाँ पर चाय का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। कुछ प्रमुख केंद्र का नाम करें तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सुरमा घाटी, कूच बिहार, ये सब क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत में देखें तो इस क्षेत्र में लगभग 20% चाय की प्राप्ति की जाती है। दक्षिण भारत जो है यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन कॉफ़ी के साथ साथ चाय का भी उत्पादन होता है। तो चाय का उत्पादन जो होता है यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियों के पास होता है। पश्चिम हिमालय की बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 5% चाय की प्राप्ति होती है, जो मुख्य रूप से कुमायूं, देहरादून, कांगड़ा इत्यादि स्थानों से किया जाता है। चाय के उत्पादन तो इसका उत्पादन जो है मिलियन मेट्रिक टन में है, यहाँ मिलियन मेट्रिक किलोग्राम में है। ठीक है, 17 में 1250, 18 में 1325, 19 में 1350, 20 में 1360 और 21 में थोड़ा सा घट गया 1283 मिलियन मेट्रिक किलोग्राम उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि जारी है, लेकिन इसके तुलना में कृषि उत्पादकता एवं कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारत में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसको IRDP कहा जाता है, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको IASP कहा जाता है, की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ संकर नस्ल के बीज का प्रयोग, उर्वरक का निर्माण, उन्नत तकनीक का प्रयोग, कृषि ऋण की सुविधा इत्यादि पर भी जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए? तो समस्या लिख दी है, इसका निदान का भी लिख देना है कि संसाधनों के दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग और इसके अनधुन उपयोग के कारण भारत में भू संसाधनों के विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? तो कृषि भूमि का निम्नीकरण, कृषि भूमि में लवणता में वृद्धि, कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी, कृषि भूमि में जहरीले तत्वों का प्रवेश, भू प्रदूषण, ये समस्या है। तो समस्या भी लिखना है, इसके कारण को लिखना है और इसके निवारण को लिखना है। जैसे कृषि भूमि का निम्नीकरण तो निम्नीकरण कैसे हो रहा है, यानी कि उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत अधिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो कृषि भूमि का उर्वरा शक्ति का प्रयोग जो है, उर्वरा शक्ति घट रही है उसका। ठीक है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो जा रहा है भूमि का। इसका निदान कैसे करेंगे? तो जैविक खाद का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वर्तमान समय में, इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे भूमि का निम्नीकरण कम हो रहा है। नेक्स्ट है लवणता में वृद्धि, यानी कि बहुत अधिक जब जल पहुंच जाता है, नहर से बहुत अधिक जल पहुंचता है तो भूमि में क्या होती है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव हम लोग देख रहे हैं कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सब अधिक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नहर द्वारा अधिक सिंचाई होती है। तो इसका निदान करना है कि जो नहर बनाएंगे हम लोग वो पक्का बनाएंगे, इससे इसका निदान हो जाएगा। इस प्रकार से इस सबका कारण और निदान का वर्णन करना है सबका। नेक्स्ट है
लास्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि भूमि की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि क्षेत्र में उपस्थित कमियों को ध्यान में रखकर इसके सुधारने हेतु बहुत सी नीतियाँ बनाई गई, जिनमें प्रमुख नीतियाँ निम्न हैं। कौन कौन सी नीतियाँ हैं थोड़ा सा देख लें हम लोग। जमींदारी प्रथा का अंत, भूमि के असमान वितरण पर कानून, किसानों को खेतों पर अधिकार, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का महत्व, उन्नत एवं संकर नस्ल के बीजों का उत्पादन, खाद एवं उर्वरक में सब्सिडी, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, आधुनिक तकनीक का विकास, कृषि गहनता, विभिन्न क्रांति चलाकर, जो कृषि क्रांति चला था, हरित क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, ये सब क्रांति चला था। कृषि का व्यवसायीकरण, जिसको व्यापारीकरण कहते हैं, फसल बीमा या कृषि ऋण की सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है कि कम से कम इतने मूल्य पर हम फसल को ले लेंगे। उससे क्या होता है, उसका किसानों जब उत्पादन करते हैं तो उसका दाम कम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है संचार के माध्यमों द्वारा किसान को जानकारी, व्हाट्सएप, मोबाइल मैसेज द्वारा या फिर रेडियो द्वारा, टेलीविज़न द्वारा जो है किसानों को कृषि की जानकारी दी जाती है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है रांची में। तो वहाँ पे क्या किया था, अनुसंधान किया जाता है कृषि पर कि कैसे अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन कर सकें। और लास्ट है सरकार द्वारा मंत्रालय बनाकर, सरकार जो है कृषि मंत्रालय बनाती है, जिससे कि किसानों को कृषि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराया जा सके, किसानों की समस्या का समाधान किया जा सके। इस प्रकार ये अध्याय कंप्लीट हुआ। सभी विद्यार्थी अपने नोटबुक में इसको अच्छी तरीक़ा से उतार लेंगे। धन्यवाद।